जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। एक नौजवान जो बिना बुलाए अपने हीरो के घर में घुस गया, सीधे उनके बेडरूम तक पहुंच गया। कुछ सेकंड बाद वो जान बचाकर वहां से भाग रहा था। उस नौजवान का नाम था धर्मेंद्र, और जिसके लिए वो इतना दीवाना था वो थे दिलीप कुमार। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी दिलीप कुमार की जिंदगी में एक ऐसी मोहब्बत आई जिसने उन्हें भी अंदर से तोड़ दिया। वो मोहब्बत थी मधुबाला। आज की कहानी सिर्फ 3 सितारों की नहीं, बल्कि जुनून, मोहब्बत और अधूरी किस्मत की कहानी है। साल था 1952। पंजाब के लुधियाना का एक सीधा सादा कॉलेज छात्र, जिसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, एक बार, सिर्फ एक बार अपने आदर्श दिलीप कुमार को सामने से देखने का। फिल्म शहीद देखने के बाद धर्मेंद्र इतने प्रभावित हुए कि उन्हें लगने लगा, दिलीप कुमार मेरे बड़े भाई जैसे हैं। बिना किसी पहचान, बिना किसी अपॉइंटमेंट, वे सीधे बंबई पहुंच गए। अगले ही दिन उन्होंने दिलीप कुमार के बंगले का दरवाज़ा खोला। कोई रोकने वाला नहीं था। वे सीढ़ियां चढ़ते गए और पहुंच गए सीधे दिलीप कुमार के बेडरूम तक। कमरे में एक गोरा चिट्टा, बेहद हैंडसम नौजवान सो रहा था। अचानक उसे किसी की आहट महसूस हुई। उसने आंखें खोली। सामने एक अनजान लड़का खड़ा था जो उसे टकटकी लगाकर देख रहा था। दिलीप कुमार चौंक गए। उन्होंने जोर से नौकर को आवाज लगाई और इधर धर्मेंद्र के होश उड़ गए। वे सीढ़ियां उतरते हुए घर से ऐसे भागे मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। बाद में धर्मेंद्र ने अपनी यादों में लिखा, मुझे तब एहसास हुआ कि मैंने अपने हीरो की निजी जिंदगी में दखल दे दी थी, लेकिन किस्मत शायद कुछ और ही लिख चुकी थी। करीब 6 साल बाद धर्मेंद्र ने फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट जीत लिया। अब वे सिर्फ एक प्रशंसक नहीं, बल्कि फिल्मों में कदम रखने वाले नए कलाकार थे। एक दिन दिलीप कुमार की बहन फरीदा से मुलाकात हुई। धर्मेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बस एक बार दिलीप साहब से मिलवा दीजिए। अगली शाम फोन आया। दिलीप कुमार ने उन्हें अपने घर बुलाया। इस बार न कोई डर था, न कोई भागना। दिलीप कुमार ने उन्हें अपने पास बैठाया, घंटों बातें की, अपने संघर्ष सुनाए, और जब धर्मेंद्र लौटने लगे तो अपनी अलमारी से एक स्वेटर निकालकर उनके कंधों पर रख दिया। फिर उन्हें गले लगाया। धर्मेंद्र कहते थे, आज भी उस गले मिलने की गर्माहट मुझे महसूस होती है। यही थे दिलीप कुमार, एक ऐसे इंसान जिनसे मिलने के लिए धर्मेंद्र किसी भी हद तक जा सकते थे। लेकिन जिस दिल ने धर्मेंद्र जैसे लाखों युवाओं को प्रेरणा दी, उसी दिल में एक ऐसा दर्द छिपा था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक मोहब्बत जिसे पाने की उन्होंने हर कोशिश की, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उस मोहब्बत का नाम था मधुबाला। साल था 1951। फिल्म थी तराना। एक तरफ भारतीय सिनेमा के उभरते हुए महान अभिनेता दिलीप कुमार, और दूसरी तरफ एक ऐसी मुस्कान जिसे देखकर पूरा हिंदुस्तान ठहर जाता था, मधुबाला। कहते हैं कुछ मुलाकातें सिर्फ मुलाकातें नहीं होती, वे इतिहास लिख देती हैं। तराना के सेट पर हुई ये मुलाकात भी कुछ ऐसी ही थी। शुरुआत हुई एक फिल्म से, फिर दोस्ती हुई, और देखते ही देखते दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। कई लेखों और संस्मरणों में ये भी बताया जाता है कि एक दिन मधुबाला ने एक गुलाब का फूल दिलीप कुमार को देकर अपने प्यार का इजहार किया। दिलीप कुमार भी उन्हें उतना ही चाहते थे। कहते हैं उन्होंने मुस्कुराकर उस प्यार को स्वीकार कर लिया। उसी दौर में अभिनेता प्रेमनाथ भी मधुबाला को पसंद करते थे। बताया जाता है कि उन्होंने भी गुलाब का फूल देकर अपने दिल की बात कही, लेकिन मधुबाला का दिल पहले ही किसी और के नाम हो चुका था, दिलीप कुमार। दोनों घंटों बातें करते,
शूटिंग खत्म होने के बाद भी एक दूसरे के साथ समय बिताते। बताया जाता है दिलीप कुमार ने अपनी बड़ी बहन के जरिए मधुबाला के घर शादी का प्रस्ताव भी भेजा, लेकिन मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए। यहीं से दो परिवारों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। सबसे मुश्किल स्थिति मधुबाला की थी। एक तरफ उनके पिता जिन्होंने बचपन से उन्हें संभाला, दूसरी तरफ वो इंसान जिससे वे बेइंतहा मोहब्बत करती थीं। दोनों ने B.R. चोपड़ा की नई फिल्म नया दौर साइन की। शूटिंग शुरू हुई। करीब 10 दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन फिल्म के अगले शेड्यूल के लिए पूरी यूनिट को भोपाल जाना था। यहीं से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान अपनी बेटी को आउटडोर शूटिंग पर भेजने के लिए तैयार नहीं हुए और नहीं चाहते थे कि वह इतने लंबे समय तक मुंबई से बाहर रहे। निर्माता B.R. चोपड़ा ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार B.R. चोपड़ा ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने मधुबाला की जगह वैजंतीमाला को फिल्म की नई नायिका बना दिया। यहीं से सिर्फ एक फिल्म नहीं, दो परिवारों के रिश्ते भी बदलने लगे। अताउल्लाह खान ने B.R. चोपड़ा के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और यहीं से मामला अदालत तक पहुंच गया। एक तरफ मधुबाला और उनके पिता, दूसरी तरफ निर्माता B.R. चोपड़ा। लेकिन सबसे मुश्किल स्थिति दिलीप कुमार की थी। एक तरफ वह महिला थी जिनसे वे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, और दूसरी तरफ एक निर्माता जिसे वे इस मामले में सही मानते थे। आखिरकार दिलीप कुमार ने अदालत में B.R. चोपड़ा के पक्ष में गवाही दी, लेकिन गवाही देते हुए उन्होंने एक ऐसी बात कही जो आज भी इतिहास में दर्ज है। योर ऑनर, आई लव दिस वुमन एंड आई शैल कंटिन्यू टू लव हर टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ। अदालत ने फैसला B.R. चोपड़ा के पक्ष में सुनाया। कानूनी लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन दो दिलों के बीच की दूरी अब और बढ़ चुकी थी। सालों बाद मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने एक ऐसी बात बताई जो आज भी लाखों लोगों का दिल तोड़ देती है। उनके अनुसार अगर दिलीप कुमार सिर्फ एक बार मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान से सॉरी कह देते तो शायद ये प्रेम कहानी अधूरी नहीं रहती। मधुर भूषण के अनुसार मधुबाला दिलीप कुमार से बार बार कहती थी, हमारे रिश्ते के लिए बस एक बार पापा से माफ़ी मांग लीजिए, जो हो गया उसे भूल जाइए। लेकिन दिलीप कुमार अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। मधुर भूषण ने यह भी कहा कि मधुबाला रोते हुए कहती थी, देखो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन कभी कभी मोहब्बत से बड़ी जिद नहीं बल्कि परिस्थितियां होती हैं। और इसी खामोश टकराव में भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी धीरे धीरे बिखर गई। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। मोहब्बत अब टूट चुकी थी, लेकिन एक फिल्म अभी बाकी थी। मुगल-ए-आज़म कैमरे के सामने वे अब भी सलीम और अनारकली थे, लेकिन कैमरा बंद होते ही दोनों के बीच सिर्फ खामोशी रह जाती थी। बताया जाता है कि फिल्म के कई सबसे यादगार दृश्य उनके अलग हो जाने के बाद फिल्माए गए। कैमरे पर दोनों की आंखों में मोहब्बत दिखाई देती थी, लेकिन असल जिंदगी में दोनों एक दूसरे से नजरें तक नहीं मिला पाते थे। शायद यही वजह है कि आज भी मुगल-ए-आज़म सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि दो टूटे हुए दिलों की आखिरी दास्तान है। कैसा है जनाब का, है क्या ख्याल है आपका, है रुपैया 12 आना
मारेगा भैया ना ना ना। साल 1960 में मधुबाला ने महान गायक और अभिनेता किशोर कुमार से शादी कर ली। शायद उन्हें लगा था कि जिंदगी उन्हें एक नई शुरुआत का मौका दे रही है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दिल की बीमारी हर दिन उन्हें और कमज़ोर करती चली गई। इलाज के लिए दोनों लंदन भी गए, लेकिन डॉक्टरों ने बहुत कम उम्मीद दी। कहा जाता है इस शादी में भी मधुबाला के हिस्से 7 से ज़्यादा इंतज़ार आया। शायद मधुबाला ने सोचा था कि अब जिंदगी उन्हें कुछ सुकून देगी, लेकिन बीमारी हर दिन उन्हें और कमज़ोर करती चली गई। मधुर भूषण के अनुसार डॉक्टरों ने मधुबाला और किशोर कुमार से साफ कहा था कि उनकी बीमारी की वजह से वे सामान्य वैवाहिक जीवन नहीं जी पाएंगे और माँ भी नहीं बन सकेंगी। मधुर भूषण कहती हैं कि वे किशोर कुमार को गलत नहीं ठहराती। उनके शब्दों में हम ये नहीं कह रहे कि किशोर कुमार गलत थे, लेकिन एक बीमार पत्नी को सिर्फ दवाइयों की नहीं, अपने पति के साथ की भी ज़रूरत होती है। मधुबाला चाहती थी कि किशोर कुमार उनके साथ रहें। कुछ समय तक दोनों कार्टर रोड के एक फ्लैट में भी रहे, लेकिन किशोर कुमार के काम की व्यस्तता, लगातार रिकॉर्डिंग, शूटिंग और यात्राओं के कारण मधुबाला अक्सर अकेली रह जाती थी। आखिरकार वे फिर अपने पिता के घर लौट आईं। मधुर भूषण के अनुसार किशोर कुमार कभी कभी 2 या 3 महीने में एक बार मिलने आते थे। हालांकि उन्होंने कभी मधुबाला के इलाज का खर्च उठाने से मुंह नहीं मोड़ा, और मधुर भूषण ने भी साफ कहा कि किशोर कुमार ने कभी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। लेकिन मधुबाला के हिस्से आखिर तक जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी रही वह थी अपने जीवन साथी का साथ। उधर जिंदगी ने दिलीप कुमार को भी आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। साल 1966 में उन्होंने अभिनेत्री सायरा बानो से विवाह कर लिया, लेकिन वक़्त चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, कुछ यादें दिल से कभी नहीं जाती। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई, मैं चली। इधर मधुबाला की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। मधुर भूषण के अनुसार एक दिन ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती मधुबाला ने दिलीप कुमार को याद किया। खबर मिलते ही दिलीप कुमार उन्हें देखने पहुंच गए। कमरे में दोनों कई साल बाद आमने सामने थे। दिलीप कुमार ने मधुबाला का हाथ थामते हुए कहा, तुम अच्छी हो जाओगी मधु, हम फिर साथ काम करेंगे। मधुबाला ने धीरे से उनसे पूछा, तुम मुझे याद करते हो या नहीं? दिलीप कुमार की आंखें नम हो गईं। उन्होंने जवाब दिया, अगर याद नहीं करता तो तुम्हारे बुलाने पर यहाँ कैसे आता? बताया जाता है दिलीप कुमार करीब 1 घंटे तक मधुबाला के पास बैठे रहे, लेकिन शायद दोनों जानते थे कि यह उनकी आखिरी मुलाकात है। 23 फरवरी 1969 की सुबह सिर्फ 36 वर्ष की उम्र में मधुबाला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। विडंबना देखिए, वही मधुबाला जो आखिरी सांस तक बार बार कहती थी, मुझे जिंदा रहना है, मुझे मरना नहीं है, डॉक्टर कब मेरी बीमारी का इलाज ढूंढेंगे। लेकिन किस्मत के सामने उनकी यह इच्छा भी अधूरी रह गई। उस समय दिलीप कुमार मद्रास में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। जैसे ही उन्हें यह दुखद खबर मिली, वे तुरंत मुंबई के लिए रवाना हो गए। लेकिन जब तक वे पहुंचे, मधुबाला को सुपुर्द एक खाक किया जा चुका था। दिलीप कुमार सीधे उनकी कब्र पर पहुंचे। काफी देर तक वहां खामोश खड़े रहे। कहा जाता है उस दिन सिर्फ एक अभिनेत्री को नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी की सबसे अधूरी मोहब्बत को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। मौत वही जो दुनिया देखे, घुट घुट कर यूं मरना क्या।
दिलीप कुमार के लिए धर्मेंद्र का जुनून और मधुबाला की अधूरी मोहब्बत, यही भारतीय सिनेमा की सबसे भावुक दास्तानों में से एक बन जाती है। नौकरी करता, साइकिल पे आता जाता, फिल्मी पोस्टर्स में अपनी झलक देखता, रातों को जागता, अनहोने ख्वाब देखता, सुबह उठकर आईने से पूछता, मैं दिलीप कुमार बन सकता हूँ क्या?